हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा ये लेक्चर होगा ग्राम समाज एवं विकास का। तो ग्राम समाज एवं विकास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले आपने अगर लेक्चर्स देखे हों तो मैथ्स की क्लास और साथ ही साथ हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। इसके भी लेक्चर्स आपको लेखपाल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। लेखपाल की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम इसके और भी जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो सारे कवर करेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। तो सेम चीज़ रहेगा, क्वेश्चन के मीडियम से हम आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ये जो भी आपको क्वेश्चन का कलेक्शन दिखेगा वो जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षाएं आयोजित की हैं उसमें उन्होंने इस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे हैं उनका कलेक्शन है, ठीक। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जिससे आपको इसकी एक कॉन्सेप्ट जो है बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, चकबंदी लेखपाल 2015 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका प्रश्न है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको याद रखना है कि भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं और कुछ भी आपको डेटा याद नहीं रखना है, सिर्फ 6,40,000 अगर आप याद रखते हैं इसके आसपास के जो भी नंबर है आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो भारत में कुल 6,40,930 गाँव है। आप सब जानते हैं कि भारत क्या एक ग्राम प्रधान देश है और जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल 6,40,930 गाँव है, ठीक है। और विश्व बैंक की एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट आती है, तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन रिपोर्ट आई थी 2018, तो उसके अकॉर्डिंग जो पूरा वर्ल्ड है विश्व स्तर पर भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 6.6%। मतलब पूरे वर्ल्ड की 6.6% ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। तो ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संख्या दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ग्रामीण समुदाय की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकरूपता होती है, ठीक। गतिशीलता का अभाव होता है यहाँ पे। लॉरी नेल्सन ने कहा था कि मनुष्य की कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है, ठीक। ये किसने कहा है, लॉरी नेल्सन ने, राइट। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। देखो ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता होती है, मतलब कोई सब आराम से इनफॉर्मल रहते हैं, कोई फॉर्मल वाली चीज वहां नहीं होती। और प्राथमिक समूहों की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है और कृषि क्या होता है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक। ग्रामीण समुदाय को आप खेतीहर समुदाय भी कह सकते हैं और ग्रामीण समुदाय का कृषि भूमि से भावात्मक लगाव भी होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो भी मैंने अभी बोला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां, उपनगरीय ग्राम कौन सा ग्राम होता है, जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, जहां बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, जहां कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, या फिर जहां केवल शिल्पकार रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रामीण और नगरीय संस्कृति जहां मिले उसको आप क्या कहेंगे, उपनगरीय ग्राम कहेंगे, ठीक है। जो उपनगरीय ग्राम होता है ना वो किसी भी गांव की बाहरी सीमा, जो सीमा नगरों से संलग्न होती है, ठीक। किसी ऐसे गांव की सीमा जो नगर से संलग्न हो उसको आप क्या कहते हैं, उपनगरीय ग्राम कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। अभी हमने देखा कि कितने गांव है, तो 6,40,930 गांव है। अब आपको बताना है कि आबादी कितनी है ग्रामीण भारत की, यानी ये जो लोग गांव में निवास करते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है आपकी 83.3 करोड़, 83.3 करोड़, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, किस साहित्य में ग्राम शब्द का सबसे पहले उल्लेख
किया गया है, तो बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, वैदिक में या फिर तमिल साहित्य में। तो वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बार और जान लीजिए कि इस साहित्य में यानी वैदिक में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सिंपल। अब गांव कैसा क्षेत्र होता है? तो गांव वो क्षेत्र होता है जहां लोग मिलकर रहते हैं, इनकी प्रकृति से बहुत ज्यादा निकटता होती है, प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो करते हैं, जैसे कि कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। तो ये क्या है, ये गांव में रहने वाले लोगों की क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्यवसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? व्यवसायिक स्तर पर यानी व्यवसाय करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो कौन सी क्रिया ज्यादा करते हैं? कृषि करते हैं, विनिर्माण करते हैं, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में होते हैं, या फिर मत्स्य यानी वही मछली पालन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यवसायिक स्तर पर कृषि करी जाती है। ठीक, जो गांव के जो निर्धारण है उसका मुख्य आधार भी कृषि को ही माना गया है। गांव में बहुत कम लोग कृषि को छोड़कर दूसरे किसी व्यवसाय में लगे होते हैं। कृषि जो है इनकी आजीविका का प्रमुख साधन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी भी चीजें की जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करी जाती है, कृषि की जाती है। तो कृषि क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता? मतलब इसमें से कौन ग्रामीण परिवेश की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता नहीं है? सरल एवं सामान्य जीवन, ये तो बिल्कुल है, गांव के लोगों के जीवन सरल और सामान्य होता है, तो ये तो नहीं होगा। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, बिल्कुल सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है ग्रामीण परिवेश में, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। एकल परिवार की परंपरा, नहीं, गांव में क्या है, संयुक्त परिवार की परंपरा है, एकल परिवार की नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी खत्म हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा। श्रम के विशेषीकरण का महत्व, हाँ, यहाँ पे श्रम के विशेषीकरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, देखो एकल परिवार की जो परंपरा है वो ग्रामीण परिवार की परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाती है, क्योंकि गांव में आप जानते हैं संयुक्त परिवार की परंपरा पाई जाती है। ठीक, और ये बाकी सारा सरल एवं सामान्य जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, श्रम के विशेषीकरण का महत्व, ये क्या है, ये ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो क्या है, ग्रामीण समुदाय प्रकृति पर्यावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, यानी ये ऑप्शन तो खत्म। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, बिल्कुल, आप ग्रामीण समुदाय में जाएंगे तो वहां पे व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है, हाँ कम पाए जाते हैं, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता? ठीक, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आप किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन नहीं करेंगे अगर आप ग्रामीण समुदाय के हैं तब? जाति, धन, पद या फिर शिक्षा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जाति करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे लोग व्यक्ति की स्थिति का आकलन जाति के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि धन, पद, शिक्षा आदि के आधार पर करते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण, नगरीकरण और सरकार के प्रयास से ये जो ऊंच नीच, छुआछूत, निम्न जातियों के भेदभाव, ये सारी चीजों में काफी बदलाव आया है, और ये सारी चीजें अब काफी बेहतर हो चुकी हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं, पर धीरे धीरे काफी सुधार आ रहा है, और इसी तरीके से प्रयास करने से और भी सुधार लाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, प्रजातंत्र का आदर्श रूप, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राम समुदाय है, ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व, समाज की भौतिक इकाई, प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, आर्थिक जीवन का आधार,
प्रजातंत्र का आदर्श एवं प्रारंभिक रूप आदि के रूपों में प्रदर्शित होता है। ठीक है, और यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। ग्रामीण विकास की दिशा मतलब जिस तरीके से ग्रामों का विकास किया जा रहा है तो उससे उनके सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जजमानी व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हुई हैं परिवर्तित, जैसे पहले तो आपकी ये हो गई कि जजमानी व्यवस्था की समाप्ति। अच्छा, अब विभिन्न जातियों के परंपरागत संबंध में बदलाव हुआ है, ना कि वो कमजोर हुए हैं। जाति पंचायतों का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। पहले अलग अलग जातियों की अलग अलग पंचायत हुआ करती थी, उनका प्रभाव समाप्त कर दिया गया है। जाति संबंधित नियम कमजोर कर दिए गए हैं। संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अंतर्जातीय विवाह का उल्लंघन, ये सारी चीजें हुई हैं। और योग्यता, कुशलता, आर्थिक समानता के स्तरों पर भी काफी बदलाव आया है। तो आपका इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जजमानी व्यवस्था की समाप्ति। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण या फिर महाभारत। तो शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम आपको उल्लेख देखने को मिलेगा। तो शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन थे। शतपथ ब्राह्मण के लेखक थे ऋषि याज्ञवल्क्य। ऋषि याज्ञवल्क्य। ये जो है ये शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई हैं। ये जो कथन है ये किसका है, मैकाइवर का, श्रीनिवास का, एच.एम. जॉनसन का या फिर आर.के. मर्टन का। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये है श्रीनिवास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य या फिर सामाजिक संस्था। समाज के व्यवस्थित रूप को आप क्या कहेंगे, सामाजिक संरचना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है। भौगोलिक कारक, जैविक कारक, जनांकीय कारक या फिर प्रौद्योगिकीय कारक। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, भौगोलिक कारक। जो आपका सामाजिक परिवर्तन होता है उसका जो भौगोलिक कारक है वही लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र, शारीरिक क्षमता आदि को प्रभावित करता है। ठीक, देखो मानव का विकास क्या किस पर निर्भर करता है, प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्राकृतिक विपदाओं के कारण जब गांव बर्बाद हो जाते हैं तब मानव क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं और वहां की प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों आदि को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या आ जाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन आ जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं। अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। देखिए सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन और अंतरजातीय विवाह। ठीक है, सामाजिक संरचनाओं में बदलाव आदि के लिए ये क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, सहायक होते हैं। आर्थिक कारकों में उपभोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियां, औद्योगिकरण आदि ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक, यह आर्थिक कारक सामाजिक स्तरीकरण को भी प्रभावित करता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक गतिशीलता या फिर मनोवैज्ञानिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक गतिशीलता जो है वो सामाजिक परिवर्तन का कारक
नहीं है, बल्कि ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन की स्थिति है, ठीक, कारक नहीं, ये स्थिति है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? समरैखिक परिवर्तन, समतल परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन या फिर चक्रीय परिवर्तन। तो इसमें क्या हो जाएगा, समतल परिवर्तन। समतल परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 20, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन या फिर गुणात्मक परिवर्तन। तो इसको उतार चढ़ावदार परिवर्तन के अंतर्गत आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चंस ही करते हैं, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस है तो हम उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले एक और लेक्चर में ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ग्राम समाज एवं विकास के दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, जो पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़नी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।